अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी कौन सी है, तो आप कहेंगे रिलायंस। रिलायंस के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज किस सेक्टर का है? वो है बैंकिंग। और अगर बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा तो निफ्टी भी लंबे समय तक अच्छा कर सकता है, लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर कमज़ोर पड़ने लगे तो बाकी सेक्टर्स का अच्छा प्रदर्शन भी इंडेक्स को शायद ज़्यादा दूर नहीं ले जा पाएगा। इसलिए आज हम सिर्फ क्वार्टर वन रिजल्ट्स नहीं देखेंगे, हम समझेंगे कि कौन सा बैंक वास्तव में मजबूत हो रहा है, कहाँ सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, कहाँ बिजनेस क्वालिटी सुधर रही है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को किन संकेतों पर ध्यान देना चाहिए। वीडियो के अंत तक आपको साफ समझ आ जाएगा कि इस अर्निंग सीजन का सबसे बड़ा मैसेज क्या है। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सबसे पहले एक बात समझिए, बैंक का रिजल्ट सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है। इन्वेस्टर को कम से कम 8 चीज़ें देखनी चाहिए। कौन कौन सी? लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, कासा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, असेट क्वालिटी, प्रोविज़न, क्रेडिट कॉस्ट और मैनेजमेंट की कमेंट्री। अगर केवल प्रॉफिट देखकर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कई बार गलत डिसीजंस हो सकते हैं। पूरे बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर समझिए। इस क्वार्टर की सबसे बड़ी बात रही, भारत में क्रेडिट ग्रोथ अभी भी मजबूत बनी हुई है। रिटेल लैंडिंग हो, एसएमई लैंडिंग हो, कॉरपोरेट लैंडिंग हो, तीनों में ही अच्छी डिमांड बनी हुई है। लेकिन आरबीआई की रेट कट्स का असर अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दिखाई देना शुरू हो गया है। यानी बिजनेस बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन पे प्रेशर है। यही इस पूरे क्वार्टर की सबसे बड़ी थीम है। एच डी एफ सी बैंक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसी की, सबसे बड़ा बैंक इंडिया का, प्राइवेट सेक्टर का। भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक प्रॉफिट लगभग 5% बढ़ा, लेकिन एनआईएम घटकर 3.26% पर आ गया। यानी लोन बुक बढ़ रही है लेकिन इंटरेस्ट स्प्रेड कम हो रहा है। अच्छी न्यूज़ क्या है? ग्रॉस एनपीए 1.17%, यानी एसेट क्वालिटी लगातार मजबूत बनी हुई है। प्रोविज़न में भारी गिरावट आई। मैनेजमेंट ने भी कहा कि मीडियम और लॉन्ग टर्म आउटलुक मजबूत बना हुआ है। अब इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से अगर आपका होराइजन 10 साल का है तो एचडीएफसी अभी भी भारत की सबसे मजबूत बैंकिंग फ्रेंचाइजी में से एक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर अर्निंग ग्रोथ को थोड़ा स्लो रख सकता है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, अगर इस क्वार्टर का स्टार परफॉर्मर चुनना हो तो कई एनालिस्ट आईसीआईसीआई बैंक का नाम लेंगे। प्रॉफिट लगभग 16% बढ़ा, एनआईआई लगभग 13% बढ़ा, लोन ग्रोथ लगभग 20% के आसपास रही, प्रोविजनिंग्स कम हुए, एसेट क्वालिटी और बेहतर हुई, एनआईएम 4% से ऊपर बना हुआ था। यानी प्रॉफिट सिर्फ प्रोविज़न कम होने से नहीं आया, कोर बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। अब इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से मार्केट लंबे समय में आईसीआईसीआई बैंक को प्रीमियम वैल्यूएशन देता है और इसके पीछे कारण भी साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक्सिस बैंक की बात करें, एक्सिस ने प्रॉफिट लगभग 23% बढ़ाया, लेकिन यहाँ भी मार्जिन थोड़ा कमज़ोर हुआ। और सबसे अच्छी बात रही कि प्रोविज़न में बड़ी कमी, एसेट क्वालिटी लगातार सुधर रही है और मैनेजमेंट ने कहा कि लिक्विडिटी अच्छी है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बनी हुई है। वहीं कोटक महिंद्रा की बात करें तो कोटक शायद इस क्वार्टर का सबसे बड़ा सरप्राइज रहा। प्रॉफिट 6% बढ़ा, लोन ग्रोथ 15% रही, प्रोविजनिंग्स में भारी गिरावट देखने को मिला, एसेट क्वालिटी मजबूत रही, एनपीए लगातार कंट्रोल में रहे, डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी रही। इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखें तो कोटक हमेशा कंजर्वेटिव बैंकिंग के लिए जाना जाता है। अगर क्रेडिट साइकिल कभी कमज़ोर भी पड़े तो ऐसे बैंक कंपैरेटिवली बेटर सरवाइव करते हैं। यस बैंक
कुछ साल पहले लोग सोचते थे यस बैंक शायद वापस रिवाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। प्रॉफिट 34% बढ़ा यस बैंक का, लोन बुक लगभग 18% बढ़ी, डिपॉजिट्स भी बढ़े, एनआईएम में सुधार हुआ, एसेट क्वालिटी स्टेबल रही। लेकिन इन्वेस्टर को अभी भी इस बैंक को टर्न अराउंड स्टोरी की तरह ही देखना चाहिए, एस्टैब्लिश्ड लीडर की तरह नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसका बढ़ा। कितने सारे जो बैंक्स के मैंने नाम लिए, यस बैंक, कोटक, एक्सिस, आईसीआई या एचडीएफसी, क्या सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ वाला बैंक हमेशा सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए? ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कई बार प्रोविज़न कम होने से भी बढ़ सकता है। तो असली पावर जो बैंक की है वो है कोर ऑपरेटिंग ग्रोथ। मार्जिन प्रेशर क्यों आ रहा है? आरबीआई ने पिछले महीनों में इंटरेस्ट रेट कम किए। जब रेपो रेट घटती है तो लोन जल्दी रीप्राइस हो जाता है, लेकिन डिपॉजिट कॉस्ट उतनी तेजी से नहीं घटती है, और यही कारण है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन दबाव में आ जाता है। अब सबसे मजबूत संकेत जो इस पूरे क्वार्टर में था, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी? एसेट क्वालिटी। लगभग सभी प्राइवेट बैंक्स में ग्रॉस एनपीए लगातार नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग्स कंट्रोल में है, क्रेडिट कॉस्ट कम हो रही है, यानी अभी बैंकिंग सिस्टम में स्ट्रेस दिखाई नहीं दे रहा है। डिपॉजिट कंपटीशन की बात समझिए, आने वाले वर्षों में सबसे बड़ा कंपटीशन लोन नहीं है, डिपॉजिट का हो सकता है। जो बैंक लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट बढ़ा पाएगा उसी का मार्जिन सबसे ज़्यादा सेफ रहेगा, और इसलिए अब सिर्फ लोन ग्रोथ देखकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यूएशंस की बात करते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या अच्छे रिजल्ट्स आने का मतलब है कि स्टॉक भी ज़रूर ऊपर जाएगा? बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट एक्सपेक्टेशन पे चलता है। अगर शानदार रिजल्ट पहले ही प्राइस इन हो चुका है तो स्टॉक गिर भी सकता है, और अगर रिजल्ट्स उम्मीद से थोड़े बेहतर हैं तो मामूली प्रॉफिट ग्रोथ पर भी स्टॉक तेज़ी दिखा सकता है। इसलिए असली रिजल्ट और वैल्यूएशन दोनों साथ देखकर आपको डिसीजन लेना चाहिए। अगले 3 से 5 साल की थीम भारत में अभी भी फिनेंशियलाइजेशन, फॉर्मल इकोनॉमी, डिजिटल बैंकिंग, रिटेल क्रेडिट, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट, इन सभी में अच्छा खासा ग्रोथ हम देखते हैं अगले 3 से 5 वर्षों में। इसलिए बैंकिंग सेक्टर को लॉन्ग टर्म स्टोरी की तरह देखना चाहिए। ये अभी ख़त्म नहीं हुई है बैंकिंग और फिनेंशियलाइजेशन की स्टोरी, लेकिन सभी बैंक्स बराबर नहीं हैं। फ्यूचर विनर वही होगा जो लो कॉस्ट डिपॉजिट जुटाएगा, एसेट क्वालिटी बनाए रखे, टेक्नोलॉजी में निवेश करे और रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार हाई रखे। इस क्वार्टर ने हमें 3 बड़े संकेत दिए। पहला, क्रेडिट ग्रोथ अभी भी मजबूत है। दूसरा, इंटरेस्ट मार्जिन पर प्रेशर शुरू हो चुका है। और तीसरा, एसेट क्वालिटी अभी भी हेल्दी बनी हुई है। अगर ये तीनों ट्रेंड्स अगले कुछ क्वार्टर्स तक कंटिन्यू रहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर भारतीय स्टॉक मार्केट की सबसे महत्वपूर्ण ग्रोथ स्टोरी में से एक बन सकता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले केवल प्रॉफिट ग्रोथ नहीं बल्कि बिजनेस क्वालिटी, वैल्यूएशन और मैनेजमेंट गाइडेंस, इन तीनों की एनालिसिस कीजिए और तब आप अपना कंक्लूजन निकालो कि यू शुड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक और नॉट। इस वैल्यूएशन पे सही है कि नहीं, मैनेजमेंट कमेंट्री, फ्यूचर गाइडेंस आपको ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक दे रहे हैं या नहीं। अगर ये सब आपके फेवर में लगता है तो आप डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने का। दोस्तों, उम्मीद है इंसाइट मिली होगी अभी बैंकिंग सेक्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसके बारे में, और इस एनालिसिस के बेसिस पे आप फर्दर इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं कर दिया तो जल्दी से कर दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।